अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो और आप सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। ठीक है, आप लोग बैकग्राउंड देख रहे होंगे आज और समझ ही गए होंगे आज का बैकग्राउंड का क्या मकसद है और आज का टॉपिक क्या है। टुडेज़ टॉपिक आज जो है मैं देख करके ही आप समझ गए होंगे कि मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का ये क्लास 10th का पहला पार्ट है, ठीक है, और सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी ये सबसे पहला चैप्टर है और जिस बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके हिसाब से भी पहला चैप्टर है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसमें हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। और केमिस्ट्री पहले तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें। कुछ नेगेटिव कमेंट्स आई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी मुझे। मुझसे कहा गया ऐसा कि जो है आप बहुत स्लो जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि उनके लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि जानबूझ के मैं धीरे धीरे बहुत कम वीडियोस डाल रहा हूँ या कुछ करके इस तरह से, तो उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है मेरा कि मैं मुश्किल से 4 से 5 घंटा सो पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आई बात तो एक बात और समझिए, सुन लीजिए। ये जो मैंने स्टूडियो सेटअप कर रखा है ये मेरे छत पे है और आज से 2-3 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा ज़ोर की तेज़ आंधी तूफ़ान आई। 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो 2 दिन तक लगातार नहीं डाला, मेरा पूरा स्टूडियो बर्बाद हो गया। 2 दिन लगे मुझे सेटअप करने में, बहुत मेहनत से वापस ये सेटअप किया मैंने। दूसरी बात ये कि मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं ऑनलाइन आकर के पढ़ाऊँ। ये कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे जिनके कहने पर मैं ज़ूम ऐप पर पड़ गया। फिर मैंने देखा पहले ही दिन मुझे समझ में आ गया कि जो है ऑनलाइन पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाएगी, तो मैंने डिसाइड किया कि स्टूडियो को जो है पूरी तरह से सेटअप किया जाए। इससे पहले आप जाके वीडियोस देखें, इस चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, मैंने पढ़ाई के लिए स्पेशली शुरू किया, ठीक है। तो और अगर और अगर मैं एक सवाल सीधा करता हूँ, हमेशा मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे कंटेंट्स आपके लिए क्लास 10th के लिए सही हैं या नहीं है? कुछ कमी है उसमें या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? अगर कमी है तो कहाँ पे कमी है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्लास 10th को जो आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ सही से, वो सही कंटेंट्स नहीं दे रहा हूँ, तो आप मुझे साफ-साफ खुल कर के बता सकते हैं ताकि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। मैं ऑनलाइन क्या, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाना छोड़ दूँगा। अगर जब पढ़ाने का मकसद जो पढ़ने वाले हैं, जब उनको लग ही नहीं रहा है कि वो उनको कोई बात समझ में आ रही है मेरी, या उनको नहीं लग रहा है कि मेरे कंटेंट सही हैं, उनके हिसाब से हैं, तो मेरा पढ़ाने का फिर क्या मकसद बन रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा है और ना ही मुझे कुछ चाहिए। आप लोग अगर पढ़ लेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा, आप लोग बहुत आगे चले जाएँगे। आप लोग अगर सक्सेस होंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चाहे मेरे आप जानने वाले स्टूडेंट हो या नहीं जानने वाले स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे लोग वीडियोस छोड़ करके देखते हुए छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते ही नहीं। तो ऐसे में जो है चैनल के का रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रहा है और बीच में छोड़ के जाने का भी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। और कुछ लोग जानबूझ करके डिसलाइक बटन दबा रहे हैं, अल्लाह जाने वो कौन है। वो अगर अच्छे इंसान होंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि आखिर में क्या गलती है इसमें। लेकिन ऐसे बस डिसलाइक बटन दबा करके कायरों की तरफ भाग जाना, बताना नहीं क्या गलती है इसमें, तो वो बता देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जितना जाके भड़ास निकालना चाहते हैं निकालें, जो बोलना चाहते हैं बोलिए, कहाँ पे गलती है, जहाँ कहीं पे भी गलती है आप बता सकते हैं, उसको मैं सुधार करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आती है बारी कुछ कमेंट्स की। ताबिश हुसैन ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, पिछले वाले वीडियो पे रिएक्ट किया है उन्होंने, जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का जो आई थिंक दूसरा वाला, ये व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक था फिज़िक्स का, फिज़िक्स जो पार्ट 2 वीडियो था साइंस का, ठीक है। तो उसमें मैंने बार-बार बीच में मैं बोलता था, जब भी क्वेश्चन पूछता था कि आप वीडियो पॉज़ करें और उसको उस क्वेश्चन को खुद से आंसर दें कमेंट्स में जा कर के। तो ताबिश हुसैन ने कई कमेंट्स किए हैं और ये कमेंट्स आपको आपके सामने दिख रहे होंगे। और उस वीडियो के विनर, उस दिन के जो स्टूडेंट विनर हैं वो ताबिश हुसैन हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके अंदर, ये बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। पहले से भी मैं जान रहा हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब चाहत रखते हैं कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, वरना किसी स्टूडेंट ने अभी तक ऐसा नहीं किया। दूसरा बात आती है एमडी जमाल ने कमेंट्स किया है कि उनका
पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मतलब इनका जो नज़रिया है वीडियो देखने का बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इन्होंने जो पहला वीडियो था जो साइंस वाला जिसमें मैंने चैप्टर्स को डिफरेंशिएट किया था, उसमें उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड पे एक चीज़ कोट करके मुझे बताई, और वो मैं कुछ बोल रहा था वहाँ पे, और उस बात के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं जो इतना गौर से वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद एमडी जमाल कमेंट करते हैं कि 9 से 10 बजे के बीच का टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना फिर से चाहूँगा कि चूँकि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो अभी रमज़ान शुरू हो चुका होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग आप में रोज़े ही होंगे, और सबसे पहले बात तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। अल्लाह ताला नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो क्या टाइम में वीडियो अपलोड करने के जो पब्लिश का टाइम है 9 बजे, 9 से 10 के बीच, क्या उसमें चेंजिंग आनी चाहिए या वह रहने दूँ? ठीक है। अब आते हैं सीधा एनसीईआरटी की बुक पे। ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कभी भी चैप्टर जो भी मैंने पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी देखा, बायोलॉजी स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी देखा, और अभी केमिस्ट्री देखने जा रहा हूँ तो भी मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी दिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के सॉरी एनसीईआरटी के को साथ में लेकर के हम लोग को चलना है, हम उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो पहले उसके कंटेंट्स देखेंगे, क्या कंटेंट्स है, उसमें से कुछ छूटेगा तो नहीं उसमें, जब हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ने के लिए जाएंगे तो मैं बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का। ये जो है एक्चुअली मैंने खोल के रखा था, पता नहीं वो किधर गायब हो गया। सॉरी, हाँ ये चैप्टर मिल गया। और अब आपने स्क्रीन पे आप देखेंगे। ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है। तो पहली बात तो ये कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख लें। ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ अगर दिक्कत हो रही है तो। ये केमिकल रिएक्शन का है, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे दूध का जो है छोड़ देते हैं टेम्परेचर पर समर में, तो दूध से दही का बन जाना, फिर दूध का फट जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। लकड़ी का जलना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, और भी ज़्यादा जो है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में। ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स कुछ दिए हैं एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया है मैग्नीशियम रिबन के साथ, जो कि हर बुक में आमतौर पर दी होती है। फिर एक्टिविटी 1.3 में भी कुछ ना कुछ दिया है, और ये H2 गैस के रिलीज़ का ये आई थिंक ये जो जितने कंटेंट्स इसमें हैं मतलब पिक्चर वाले, वो सारी चीज़ें उस बुक में भी है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे तरीका बताया गया है केमिकल इक्वेशन कैसे करने हैं। उसके बाद जा कर के फिर राइटिंग एक केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं। ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या एक और नाम है, अगर आप लोग सोच के रखें तब तक, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुछ एटम्स के बारे में जिक्र है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करने का दिया है। ठीक है। ताकि बैलेंस किया जा सके। और फिर जा कर के यहाँ पे स्टेप्स कुछ बताएं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। मैं ये जो स्टेप है केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करने वाला, वो मैं आप लोगों को आज आप लोगों को बोर्ड पे लेके चलूँगा, और वो एक एग्जांपल दे दूँगा, बना करके दिखा दूँगा। और आज के बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप ज़रूर शामिल हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा बनाने के लिए। उसके बाद पहले तो कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, बना कर दिखा भी सकता हूँ, या डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा, जो भी हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अटेंड करना ना भूलें। इसी का जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन करके एक वीडियो में इंशाल्लाह डाल दूंगा। ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी दी हुई हैं, स्टेप 4, 5, 6, स्टेप 7, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे चेंज होगा। कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर जाके यानी जिसमें एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन जिसमें टूटते हैं रिएक्शंस, वो से रिएक्शंस। उसके बाद एक्टिविटी कुछ दी गई है। ठीक है। फिर जा कर के यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल दिया गया है, जिसमें हीट डाल करके जो है तोड़ा जा रहा है। लिड नाइट्रेट को हीट डाल करके लिड ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 रिलीज हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो और फिर भी और भी रिएक्शंस हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि किसी मॉलिक्यूल से किसी एटम को डिस्प्लेस कर देना। और उसके बाद फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ यहाँ एक मिनट,
डिस्प्लेसमेंट, हाँ डबल डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीडेशन के और भी डेफिनेशंस हैं और रिडक्शन के भी और भी डेफिनेशंस हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे हम लोग। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे जो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी डे लाइफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारी ज़िंदगी में, हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होते हैं उनके बारे में, जैसे कोरोजन के बारे में, रेंसिडिटी। कोरोजन जानते हैं आप, जंग लगना, ठीक है। फिर उसके बाद रेंसिडिटी, जो खाने का ख़राब हो जाना, वो सब चीज़ें भी केमिकल रिएक्शन में हैं। उसके बाद चैप्टर ख़त्म। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं इसीलिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा दूसरे बुक की तरफ। ये इसमें टोटल 16 पेजेस हैं इस चैप्टर में। अगर किसी को ये चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दें ज़रूर, ठीक है। तो अब आती है बारी, सबसे पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो केमिस्ट्री आखिर कहते किसे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि केमिस्ट्री कहते किसे। आप लोग थोड़ा सोचिए और सोच करके कमेंट में सेक्शन में जवाब दीजिए। मुझे तो बताना ही होगा क्योंकि हम लोग क्लासरूम में नहीं हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का डेफिनेशन जो विकिपीडिया देता है वो कुछ इस तरह से है। केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन इन्वॉल्व विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एंड द चेंजेस दे अंडरगो ड्यूरिंग ए रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस। जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बारे में और भी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने पहले पढ़ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए कि आई थिंक शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। तो इन द स्कोप ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री ऑक्युपाइज एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री की जो पोजीशन के बारे में बात की जा रही है तो वो फिज़िक्स और बायोलॉजी की इंटरमीडिएट में माना गया है। कभी कभी जो है सेंट्रल साइंस भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंटिफिक डिसिप्लिन्स एट ए फंडामेंटल लेवल। क्यों कहा जाता है इसको सेंट्रल, बिकॉज ये जो है प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है समझने के लिए बेसिक और अप्लाइड साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को फंडामेंटल लेवल पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि केमिस्ट्री एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स केमिस्ट्री, बोटनी में को एक्सप्लेन केमिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, जो जलने वाले पत्थर होते हैं, कोयला, पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी केमिस्ट्री हेल्प करता है। उसके बाद हाउ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फॉर्म्ड एंड हाउ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड, इकोलॉजी के अंदर में भी केमिस्ट्री का हेल्प ली जाती है। उसके बाद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल ऑन द मून एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भी केमिस्ट्री की हेल्प ली जाती है। हाउ मेडिकेशन वर्क, यानी फार्माकोलॉजी, कैसी दवाइयाँ, मेडिकेशन यानी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का काम होता है, केमिस्ट्री की हेल्प ली जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू कलेक्ट डीएनए एविडेंस एट अ क्राइम सीन, किसी क्राइम सीन पे डीएनए को कैसे कलेक्ट किया जाए, उसमें भी केमिस्ट्री बहुत हेल्प करता है, ये फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से। अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं केमिस्ट्री में चलते हैं, बुक के अंदर चलते हैं और कंटेंट इसके देखते हैं कि वीके ग्लोबल के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि केमिकल, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, दूसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और तीसरा है द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हाल आपको ऐसा लग रहा है देख करके ना कि मतलब 3 ही पॉइंट है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो हम लोगों ने देखा भी अभी एनसीईआरटी में कि बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स हमने देख लिया है इसका पहला चैप्टर का। अब चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। चलिए, तो ये आपका आ गया केमिकल रिएक्शन का चैप्टर 1 का सबसे पहला पेज। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे मैं पूछना चाहूँ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सोचिए, वो वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करना चाहें तो, और पॉज करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन आखिर कहते किसको है।
देखिए, हो सकता है आपने अब तक सोच लिया हो या कमेंट दे दिया हो। तो इसमें केमिकल रिएक्शन एस्करी कहते हैं, देखिए, अलग-अलग एलिमेंट्स के मिल करके एक नया कंपाउंड बनाना, एक नया एलिमेंट बनाना। सीधे-सीधे तौर पे कहा जाए कि रिएक्टेंट्स को मिल करके प्रोडक्ट बनाना। एक ऐसी चीज़, ऐसा बिहेवियर, ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स मिल करके एक नए तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या कोई एक प्रोडक्ट टूट करके, यानी उसको उस वक्त कंडीशन में हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो टूट करके कंपाउंड्स बनेंगे या मॉलिक्यूल्स या एटम्स अलग-अलग हो जाएंगे, उसको हम लोग उसका प्रोडक्ट कहेंगे। ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में, अगर आप समझने की कोशिश करें तो कुछ एक्चुअली ऐसा होता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम की सेम रहती है, ठीक है। बस एक्सचेंज अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन ही साझा करते हैं एक दूसरे से, एलिमेंट एटम जो होते हैं साझा करते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। और तोड़ने की वजह भी यही होती है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात मैंने कर ली। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो दी गई है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में दी गई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आखिर क्यों ऑथर ने यहाँ पे रखा है, थोड़ा सोचने की बात है। और वो ये है कि एक्चुअली स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बनाया गया था बहुत सारे कॉपर के शीट्स के मिला करके, ठीक है। बहुत सारे कॉपर शीट्स मिला करके इसको बनाया गया था। और इसे एक्चुअली फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट को फ्रांस ने गिफ्ट किया था 28 अक्टूबर 1886 को इसको गिफ्ट किया गया था। बाद में जो है इसका कलर आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है ये ग्रीनिश हो गया। एक्चुअली ये जो कॉपर है उसका रिएक्शन हो गया एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उससे, मतलब मॉइस्ट एयर, उसका रिएक्शन हो गया, यानी कॉपर का रिएक्शन हो गया। अगर आप रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रिएक्शन डाल दिया होगा कि कॉपर रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट किन किन चीज़ों से। देखिए, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी, एयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से और वाटर मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद वहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, मतलब CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। और बेसिक कहने का मतलब है यहाँ पे फिर कॉपर के साथ OH2, दो मॉलिक्यूल जो है OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसीलिए इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और इसका कलर जो है ग्रीन या ब्लू ग्रीनिश हो सकता है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब देखिए, चूँकि हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ डायरेक्टली कि मान के चलिए मैं 2 चीज़ें एग्जांपल देता हूँ और आपको बताना है कि वीडियो पॉज़ करके आपको कमेंट में लिखना है कि कौन-सा इसमें केमिकल रिएक्शन है और क्यों है। सबसे पहला एग्जांपल कि अगर मैं विनेगर को, या एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं, या इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है और इथेनोइक एसिड उसका क्या कहते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम है उसका, ठीक है। तो जब ये इसका रिएक्शन अगर हम किसी चीज़ से करवाते हैं, और रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, इसका मान के चलिए कि यहाँ पर जिस तरह से अगर बुक में भी दिया हुआ है, अगर इसका रिएक्शन अगर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na, और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, बाई का वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन जब जुड़ा होता है, या हाइड्रोजन सिंपली कह सकते हैं। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3। आप ऊपर में देख सकते हैं, अगर मैंने डाला होगा, अगर मुझे मिल गया होगा तो मैंने डाल दिया होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक ये रिएक्शन होगा, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या कोई गैस इवॉल्व होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई गैस यहाँ पर इवॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पानी को मैं उबालता हूँ, गर्म करता हूँ, और वो भाप में यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा केमिकल रिएक्शन है? क्या दोनों केमिकल रिएक्शन है? क्या स्टीम में कन्वर्ट होना वाटर का वो केमिकल रिएक्शन है, या पहले वाला जो विनेगर का रिएक्शन मैंने करवाया है सोडियम बाइकार्बोनेट से, वो केमिकल रिएक्शन है? अगर है तो क्यों है, अगर है नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आप वाकई में कंसर्न है पढ़ाई के बारे में तो इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं, कोशिश कीजिए कम से कम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप गलत जवाब दिखाएंगे तो मैं कमेंट्स में दिखा दूंगा। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाता हूँ मोटिवेशन के लिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में और मन लगे।
तो आप दोनों में सोच सकते हैं कि कौन केमिकल रिएक्शन है, तो हो सकता है आपको जवाब आ भी गया होगा। और जो गैस इवॉल्व होने वाला है उस गैस के बारे में भी आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो वहाँ पे जहाँ तक मैंने भी केमिकल वो रिएक्शन करके रख लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से बता सकूँ, वो जो गैस करके आवाज़ निकलेगी जब ये रिएक्शन होगा, क्योंकि अब सोडा के बारे में बात हो रही है ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है विनेगर को जब सोडा में मिलाते हैं, एक्चुअली इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, आपके घर में भी होगा। और अगर विनेगर हो ना तो उसके साथ आप रिएक्शन करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। ये आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है, देखता हूँ कितने लोग करके दिखाते हैं। आप जाकर के घर पे करें, बेकिंग सोडा घर में खाने वाला सोडा होगा और विनेगर भी हो गए होंगे ही, जो लोग चाउमीन वगैरह बनाते हैं। अगर नहीं भी है तो खरीद के लाए, ज़्यादा महंगा नहीं देता है वो, और उसके साथ करके देखिए, उसमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा। और आर्टिफिशियल वोल्केनो जो है बच्चों वगैरह को प्रोजेक्ट मिलता है तो इसी से बनाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट करके एक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जा कर के देखिए, मैं आज जो है इन सब चीज़ों को पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत लंबा आज का टॉपिक है और मैं पढ़ूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ के बता दी। अब चलते हैं पेज 2 की तरफ चलते हैं। तो सॉरी कहाँ चला गया? हाँ, पेज 2। इसके पेज 2 में यही पानी के बारे में जिक्र है, जब पानी उबलता है। देखिए, पानी के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अगर हम वाटर के बारे में बात करते हैं, तो पानी में क्या हुआ? क्या पानी के प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजिंग आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि पानी अभी भी वही है, H2O का H2O ही है। उसके केमिकल इक्वेशन में, उसके केमिकल फार्मूला में कुछ चेंजिंग नहीं आई। हम जानते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे लकड़ी का जलना, पीछे देखिए, हो सकता है वो आपको कुछ दिख जाए एग्जाम्पल। तो ये जो डिस्प्ले पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका मकसद होता है कुछ, ऐसा नहीं कि बस डिस्प्ले ही देखते रहें या बस मेरी बात सुनते रहें। अगर कुछ चेंज होता है पीछे, तो ज़रा ध्यान दिया करें। तो वहाँ पर जो है पानी के इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग समझेंगे कैसे? केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए 4-5 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि स्टेट का चेंज होना। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो पानी का स्टेट चेंज हो रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट अगर चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है केमिकल रिएक्शन, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, कलर में चेंज आ जाना। केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज आ जाते हैं, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। उसके बाद जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेशन, मतलब जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उसके तली पे जाकर के कुछ चीज़ें जम जाती हैं जाकर के, और उसके बाद गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, इवॉल्व हो सकते हैं, कुछ गैसेस भी निकल सकते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि टू स्टडी, यहाँ पे आप ध्यान दें थोड़ा, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और फिर बाद में आगे जाकर के हम लोग देखेंगे भी रिएक्शंस दिए हुए हैं। टू स्टडी दैट द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या कहा गया है कि सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि सरफेस मैग्नीशियम रिबन के जो सरफेस है उसको अच्छे से सैंड पेपर से साफ कर लें। उसके बाद बर्नर जलाएं या मोमबत्ती जलाएं, जो जलाना जलाइए। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से पकड़िए किसी चिमटे से, उसके बाद एक एंड को जलाइए उसके साथ, और आप देखेंगे उसको ट्रैश में, ये जो बर्तन है उसमें उसका जो है कुछ राख जमा हो जाएंगे। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये जहाँ पे जमा हो गया। ये लिखता है, किताब कहता है कि यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। ये कहता है कि आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन बहुत तेज़ी से जलता है एक वाइट फ्लेम के साथ, और ये जो है पाउडर जो है एक्चुअली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम के रिएक्शन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, वो दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ने बना लिया। उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं। ये इसमें कुछ अजीब से एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब केमिकल के बारे में बात होगी, घबराइएगा मत, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं ऊपर में कोशिश करूँगा कि वो उसके फार्मूले डाल दूँ। जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड, इसमें स्टडी करना है कि प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर
बोला जाता है कि डिजोल्व पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर एंड कीप द सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का के और आयोडीन का आई, के आई सिंपल फार्मूला है पोटेशियम आयोडाइड। इसको पानी में मिला करके एक फ्लास्क में अलग रख लेना है, जिसमें जैसा कि इसमें दिखाया भी है। ये वाली जो पहली वाली तस्वीर है ये पोटेशियम आयोडाइड के बारे में है ना। तो और दूसरी वाली तस्वीर में अब मैं फिर दिखाऊंगा, इसमें पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि टेक लीड नाइट्रेट इन अनदर कोनिकल फ्लास्क। लीड नाइट्रेट, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में लीड नाइट्रेट लेने के लिए कहा जा रहा है। और लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पीछे दिख रहा होगा या ऊपर में किसी तस्वीर में दिख रहा होगा। अभी ज़रूरी नहीं है उन फार्मूला को याद करना, लेकिन अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। बस केमिकल रिएक्शन को समझना है, ठीक है। और पानी में मिला देने के लिए बोला जा रहा है लीड नाइट्रेट। फिर उसके बाद बोला जाता है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले करके टू द कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट, जिसमें लीड नाइट्रेट है उसमें डालने के लिए बोला जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कहा जाता है यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस लीड नाइट्रेट, जब कोई एक्वस सॉल्यूशन किसका, लीड नाइट्रेट का, रिएक्ट करता है कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से, तो एक ओपेक ब्राइट एंड येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे में जमा हो जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लीड नाइट्राइड और लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट नीचे में जम रहा है। लीड जो है आयोडीन से रिएक्ट कर लेता है, यानी पलम्बम, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड और पोटेशियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस रिमेन इन द सॉल्यूशन। पोटेशियम आयंस और नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन में ही रहते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक पेज 3। उसके बाद इसके बारे में बात किया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस रिलीज होता है कि नहीं। मैंने बताया ना क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी है। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देखा गया है कि एक कोनिकल फ्लास्क लेने के लिए बोला गया है कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने के लिए। जिंक एक मेटल है, ये आपको आसानी से मिल सकता है। उसको पहचानने में बस ये अलग बात है कि लोग नहीं पहचान पाते, समझते हैं कि लोहा है, आयरन है। तो बहुत सारी चीज़ों पे वो लगी होती है, आप ढूंढ सकते हैं। और चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो जिंक है कि नहीं। तो ये रिएक्शन जो है, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें ऐड कीजिए फ्लास्क में लेकर के, या एसिड डाल दीजिए, उसमें जो है ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ बबल्स निकलेंगे, कुछ ऑब्जर्व किया आपने तो। और कोनिकल फ्लास्क को टच करने के लिए भी बोला जा रहा है। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये सब पूछा जा रहा है। ये रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बैटरीज वगैरह में डाली जाती हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता वो मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि एसिड के बारे में बात हो रही है और बार बार डाइल्यूट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि पानी मिला हुआ होना है। क्योंकि कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और जब तक पानी नहीं मिलाई जाती है किसी भी एसिड में, चाहे वो दुनिया का सबसे डेंजरस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों ना हो, अगर उसमें जब तक पानी नहीं मिलाया जाए तब तक वो एसिडिटी अपनी नहीं दिखाती है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही मिला हुआ होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी, उसमें भी पानी मिलाई जाती है पानी जो भी जाता है जाती है। तो और उसके बाद क्योंकि अगर उसका पानी अगर नहीं पानी मिलाया जाता है और उसमें भी कंसनट्रेशन और कंसनट्रेटेड और नॉन कंसनट्रेटेड होता है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये बात की जा रही है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट को पर्सनली प्रैक्टिकली करके देखा था। और ये मैंने तब किया था जब मैं 12 या 13 साल का था, उस वक्त मैंने किया था। आई थिंक मैं जिस वक्त 10th या 11th में था उस वक्त, तो पता नहीं क्या एज थी एग्जैक्टली मेरी, लेकिन मैंने किया था। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें जिंक को डाल दिया, उसमें बबल्स निकलने लगे। और तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि कुछ तो गैस रिलीज, उस वक्त उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि वो जो गैस निकल रहा था, वो बबल्स निकल रहे थे, वो हाइड्रोजन गैस थे। इसमें बात की जा रही है, वही कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व दैट द बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। बबल्स जो है जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास निकलेंगे। When a burning splinter is brought close to it, the gas burns with a pop sound. This shows that the gas evolves as hydrogen. अगर किसी जलते हुए माचिस की तीली या कुछ भी लेके आए तो एक पॉप के साउंड के साथ जो है वो जलेगा। इससे ये पता चलता है कि वो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस था। तो इसके लिए बता रहा है फिर कि थस जो है मतलब जिंक रिएक्ट कर देता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट सब्सटेंस के चेंज हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ, इट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज, हो सकता है कि फिजिकल स्टेट बदल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन पहले उस वक्त जो है लिक्विड के फॉर्म में था, मतलब मिला हुआ था उसमें उसमें और हाइड्रोजन फिर बाद में जो है निकल करके बाहर गैस के फॉर्म में आ गया, तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। उसके बाद कहता है कि अगर हम कोनिकल फ्लास्क को जो टच करेंगे तो हम जिसमें ग्रेन्यूल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे तो वो बहुत गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये एक आप टेम्परेचर बढ़ना यानी हीट निकलना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। मैं जब वहाँ पे पहुँचूंगा तो आप लोगों से फिर पूछूंगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा। From the above three activities, we conclude that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. तीन जो एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाए गए हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फिर से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब आ गया आपका ये चेंज इन स्टेट अगर चेंज हुआ तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। हुआ वाला है ये जिंक वाला रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और एक जो है पानी वाला जो स्टीम में कन्वर्ट होता है, पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने के बाद, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं माना जाए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अभी भी वही है, वो अभी भी H2O मॉलिक्यूल ही है। उसके बाद दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हमने देख लिया एक प्रेसिपिटेशन में जो येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद चेंज इन कलर भी बदलता हुआ देखा था, वहाँ पे येलो कलर का हो गया था। टेम्परेचर अभी इस रिएक्शन में हमने देखा टेम्परेचर बदला, और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी रिलीज हुआ। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, और भी पढ़ेंगे। अब बात करें बारी केमिकल इक्वेशंस की, तो सबसे पहले तो सवाल तो बनता है कि बताइए केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, जवाब दीजिए, सही हो गलत हो उससे कोई बहस नहीं है, बस आप लोग अपना कंसंट्रेशन दिखाइए ताकि मेरा भी दिल लगे पढ़ाने में। चलिए पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये एक तरह का जो है रिलेशन और रिप्रेजेंटेशन है किसका, सिंबल्स के फार्मूला, मतलब कि सिंबल्स और फार्मूला के साथ में किसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। एक केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फार्मूला के टर्म्स में ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब एक्टिविटी कुछ दी जा रही है यहाँ पे वही करके दिखाने के लिए कि जो है जब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स लिए गए हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट लिया गया है। ठीक है, ये इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में या कोई भी इक्वेशन में जब अगर हम लिखेंगे फॉर्मूला भी, तो लेफ्ट साइड में रिएक्शंस होंगे और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होंगे, और बीच में एक एरो का निशान होगा जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है। चलते हैं अगले पेज पे, हम लोग पेज 3 पे हैं, तो अब चलते हैं पेज 4 की तरफ। अब इसमें देखिए सिंबल की जगह, अब नाम की जगह पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। मैग्नीशियम की जगह पे Mg और ऑक्सीजन की जगह पे O2 का इस्तेमाल किया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म बना करके दिखाया है। लेकिन आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन या एस्केलेटल इक्वेशन। एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड एस्केलेटल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। एक्टिविटी करने के लिए बारे में बात करें वर्ड इक्वेशन के बारे में, द वर्ड इक्वेशन कैन बी गिवन एज, वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देख सकते हैं आप, गोज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हमको इसको लिखना है किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं है। तो अब जा कर के बात आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो आप जा कर के आप मुझे, अगर आपने पढ़ा है या कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा है अगर, तो आप मुझे बताइए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, किसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा वीडियो पॉज करें, लिखना चाहें अगर कमेंट में तो आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स मुझे हिम्मत देते, जो रियलिटी है, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे इससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मुझे पढ़ाने में भी मन लगता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीधी सी बात है, उसको कहेंगे जब रिएक्टेंट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी
पार्टिकुलर एलिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में भी जितने हो उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, तो ही जा करके हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बराबर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉलोइंग दिस, एटम्स ऑफ एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। किसी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स पार्ट ले रहे हैं ना तो उनको और भी क्रिएट किया जा सकते हैं, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने रहते हैं पहले यानी रिएक्टेंट्स और जितना प्रोडक्ट है दोनों में बराबर होना चाहिए, और ये नेचर का रूल है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। दिस मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होते हैं। 1 मिनट मुझे बस टाइम दे, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ये बार बार नोटिफिकेशंस ना आए। ठीक है, अब इसको जा करके हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस करने वाला है। केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो दिया हुआ साफ साफ अगर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों साइड में बराबर हो तो ऐसे इस केमिकल इक्वेशन को कहते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जा करके अब जो चीज़ आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको बिल्कुल भी मत मानिएगा। मैं जो पढ़ने वाला हूँ आप उसको बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि मैं इसको करके दिखाऊंगा तब जा करके आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स दिए हैं ना, पहले जिस स्टेप्स को बुक में लिखा गया है अगले स्टेप में फिर उसी को काट किया गया है, तो मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा। देखिए वो क्या लिखा है, मोस्ट स्केलेटल इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड बाय अप्लाइंग दी स्टेप्स गिवन बिलो। जो स्टेप्स हैं कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ इसमें लिखी हुई है वो जो है कि इफ़ एनी एलिमेंट्री गैस अफेयर्स इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स change it to its atomic state before balancing and convert it into molecular form after balancing। कहा जा रहा है कि अगर कोई एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, अकेला तो नहीं होता कभी भी, उसके बाद फिर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर इस तरह के अगर गैस है तो उनको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में जाकर फिर उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा ही झंझट का काम है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसा करने के लिए, बहुत ही बेवकूफ़ी का काम लगता है मुझे। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है फिर भी ये जो है टफ वे है, बकवास लगा मुझे। तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर सुनते रहिए, ध्यान दें क्या बात हो रही है। द फॉर्मूला विच कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सिलेक्टेड फर्स्ट एंड एटम्स प्रेजेंट इन इट आर बैलेंस्ड। वो फॉर्मूला जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अब क्या कहता है सुनिए, तीसरा वाला पॉइंट पे कहता है इफ़ अबव मेथड फेल्स, अगर ऊपर वाले मेथड फेल हो जाते हैं, देखिए ये खुद कह रहा है कि ऊपर वाले मेथड फेल हो सकते हैं। तो किताब को भी पढ़नी है अगर, तो अंधा बन के कभी नहीं पढ़ी, अंधा बन के, मेरी भी बात को सुनिए तो अंधे बन के नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ उनको अगर वो कि आपको अगर रिसर्च करें, अगर कहीं पर गलत लगे तो मुझे बोलिए, बताइए मुझे, मैं आपको सही बताऊँ। यहाँ पे बात क्या हो रही है एक्चुअली कि किताब में जो लिखा गया है ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है ऑथर ने सही लिखी हो। सही खुद ऑथर लिखते हैं यहाँ पे कि इफ़ अबव मेथड फेल्स, अगर ऊपर वाले मेथड फेल्स हो जाते हैं, देन बैलेंस द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट विच अपेयर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑन बोथ साइड। तो अब जा करके उस वाले एटम को सिलेक्ट करें जो मिनिमम नंबर में हो दोनों साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, जिसका नंबर सबसे कम हो, उसके बारे में। ऑफ द केमिकल इक्वेशन, एटम विच अपेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आर बैलेंस इन द लास्ट। और जो सबसे ज़्यादा एटम्स अपेयर होते हैं उसको लास्ट में लेना वाली। ठीक है, उसका उल्टा, पहले कहा गया कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो उसको लीजिए, उसमें जिसमें उस फार्मूला को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जिसमें ठीक उल्टा उसका कहा गया। ड्यूरिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन द केमिकल फार्मूला, देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चौथा वाला पॉइंट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप सोचते हैं कि अरे ये कर देते हैं, ये बदल करके, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बदल के आप इक्वेशन को बराबर करना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है वो, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टी, मतलब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदल सकते हैं। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो आप सोचेंगे कि नहीं अगर बैलेंस करना, इधर से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा ही नहीं। वाटर है H2O है, आप सोच रहे हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालें, तो फिर तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, तो H2O तो पानी तो वो रहा ही नहीं। तो और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए। बैलेंस करना है लेकिन
उसके रियल स्टेट में उसको रखते हुए, इन्हें ये नहीं कि अलग ही एलिमेंट बना दिया, उसको अलग ही मतलब मॉलिक्यूल बना करके, और वो तो बचा ही नहीं कुछ फिर। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, ये मेथड को अप्लाई करने के लिए कैसे कैसे मेथड अप्लाई होगा, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बोर्ड पे बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड पे आप लोग को बना करके दिखाता हूँ। हाँ, तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बोर्ड पे बना करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधा। मैंने पहले ही नाम लिख लिया है, वर्ड इक्वेशन सिर्फ लिखा है, अभी मैंने कभी वो फार्मूला नहीं लिखा है। वर्ड इक्वेशन इसलिए लिख लिया ताकि चूँकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ना हो मूव करने में, और आपको तो दिख ही रहा है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले जो चीज़ है वो आप ऊपर में देख सकते हैं, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद है कार्बन। और वो बनाता क्या है, मैग्नीशियम, यानी बस सिर्फ मैग्नीशियम रह जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका लिखने का तरीका देख, सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूँगा। इससे पहले फिर आप, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो फिर आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही फार्मूला होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो सिंपल सिंपल चीज़ें, मैं उन सब चीज़ों को लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मैं जगह छोड़ रहा हूँ खाली, और यहाँ पे मैं कार्बन की जगह पर सिर्फ सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सी लिख दिया मैंने। और अभी मैं जो जा करके उधर मैग्नीशियम की जगह पर सिर्फ मैग्नीशियम लिखूँगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला तो हर कोई जानता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं कि CO2 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, CO, कार्बन, और मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब वन, एक ऑक्सीजन। तो हम सिंपली, मैं जा करके वहाँ पे अब लिखता हूँ। तो ये देखिए, ये मैग्नीशियम का मैंने Mg लिख दिया, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला डाल दिया। ये जो है जाहिर सी बात है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग जानते हैं, अभी रिबन वाला केस हम लोग देख रहे थे, रिबन जलाने का, वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन उसका फार्मूला क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mg और O, यानी मैं इसको इस खाली जगह कोई डैश डैश जो हटा दे, तो अब एक सवाल पैदा होता है। पहली बात तो ये कि क्या, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ये सॉलिड है, और ये भी जो है कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है पहले तो कि बैलेंस है कि नहीं। तो इधर देखिए, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में जो है, मैग्नीशियम कितना है, एक पीस है, और इधर भी एक ही एटम है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, और उस तरफ ऑक्सीजन देखिए, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक है। ठीक है, इधर कार्बन एक है, उधर भी कार्बन एक है, इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है। एक तो पहले वर्ड इक्वेशन दे दिया गया, मैंने इसको लिखा और ये ऑटोमेटिकली बैलेंस था, लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर ये फार्मूला ये आया कैसे है, ये जो है आपने कैसे डाल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए आप जानते होंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। तो अब हम उसको उसके शेल में डिवाइड करेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले शेल में कभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा आप अगर 1:2 2:2 P6 इस तरह का वाला आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नहीं है तो सीख लीजिए, वरना अगर नहीं जानते हैं तो मैं किसी दिन हो सकता है पढ़ा दूँ। मैं भी अगर कुछ मतलब अगर लोगों की अगर चाहत, अगर स्टूडेंट्स की दिखी कि हाँ जानना चाहते हैं तो मैं बता दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए तो मैग्नीशियम के पास जो है, अगर आप जानते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसके पास जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे। ठीक है, तो इस अगर इलेक्ट्रॉन को मैं 12 को अगर मैं डिवाइड अगर करूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से में, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरे में जो बचेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये जो दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा इसके पास। दूसरी बात, अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कैसे कैसे डिवाइड होगा, देखिए 2 और 6 हो गया 8।
तो इसको देखिए अपना लास्ट ऑर्बिट ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसीलिए मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर -2 की, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसी तरह से कोई फॉर्मूला बनता है, वो देखा जाता है कि किसको कितने की ज़रूरत है। और तो चलिए अब चलते हैं इस वाले फार्मूले की तरफ, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ माइक को, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। अब देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे ये फास्फोरस और ऑक्सीजन, और उसके बाद रिएक्शन के बाद दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि फास्फोरस पाया किस फॉर्म में जाता है। फास्फोरस असल में कभी भी 4 एटम के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक साथ 4 एटम्स होते हैं। तो हम लोग ये जानकारी होनी ज़रूरी है, ऐसे रिएक्शन करने के लिए जानकारी होनी ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में पाया जाता है कभी भी। अब यहाँ पे बात आ रही है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पे ध्यान दें। पेंटाऑक्साइड, पेंटा मतलब 5, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो हम 5 ऑक्सीजन लिख देते हैं इधर। हम क्या करते हैं इधर, मैंने 5 ऑक्सीजन लिख दिया प्रोडक्ट साइड में, हालांकि काफ़ी दूर हो गया, तो पीछे कर देता हूँ उसको। O5। तो पेंटाऑक्साइड की जगह पे मैंने मतलब पेंटाऑक्साइड लिखा हुआ, तो मैंने 5 ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पे। और एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, वो होता है P2O5, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा, तो फिर यही वाली कहानी है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे फास्फोरस जो है 2 ही पीस है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, तो हमको इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। इसको नहीं बदल सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, वो P2O5 ही है। हमको अगर बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दे करके। तो अब यहाँ पे ये तो 4 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन देखिए, ये चूँकि 2 जो है ये कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, और जितना और कोई भी होता उसके लिए भी कॉमन होता, तो 5 2 10 हो जाता है, तो 10 ऑक्सीजन हो गए। तो इस साइड में हम कितना डालें, 2 ऑक्सीजन है, तो अगर हम 5 डाल देते तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जो है इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो मैं आपको कर करके दिखाता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, अगर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 5 ऑक्सीजन को कितने की ज़रूरत होगी, 2 5 10। तो यहाँ पे -2 1 को चाहिए, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 5 हैं, तो टोटल -10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फास्फोरस के बारे में हमको पता है, फास्फोरस के बारे में अगर नहीं पता है तो पता कर लेते हैं। फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15 होता है, और तो एटॉमिक नंबर 15 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 15 होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इसका निकालते हैं मतलब, तो अगर हम देखेंगे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 10 हो गया, और तीसरे में 5, ये 5 बच जाता है, मतलब कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो देने वाला है नहीं, तो ये फास्फोरस ही है, एक फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एक फास्फोरस अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और टोटल इसकी ज़रूरत कितनी है, 10 की, तो इसीलिए यहाँ पे 2 फास्फोरस एटम की ज़रूरत पड़ गई। समझ गए बात। और केमिकल इक्वेशन बाकी जो मैंने बैलेंस किया वो आप देख ही रहे हैं। तो ये आज का 2 एग्जाम्पल था। अब चलते हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिर बढ़ते हैं। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बना करके दिखा दिया बोर्ड पे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना, उसके अंदर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं
देखिए S4 ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है यहाँ पे और उसके ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट S4 सॉलिड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको AQ लिखा गया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में है वो, जिसमें पानी मिला हुआ है, पानी में उसको मिलाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कैल्शियम क्लोराइड वो बन जाता है और वो भी एक्वस, AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस उसके फिजिकल स्टेट को बता रहा है मैंने, अभी ये लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद H2O, एक्वस कहने का मतलब पानी में मिला हुआ, ठीक है। और अगर डायरेक्टली अगर L लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर H2O के बारे में L लिखा हुआ है, तो ये हो गया लिक्विड। और CO2 के बारे में जो G लिखा हुआ मतलब गैस। तो मतलब अगर हम इन सब सिम्बॉल्स को लिखें, जैसे S4 इस लिखेंगे तो सॉलिड रिप्रेजेंट करेगा, AQ एक्वस, और L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, तो उसके फिजिकल स्टेट को वो बताने की कोशिश करता है वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी बात ये, किसी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे तीर के निशान आपको दिखाए जा रहे हैं, सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 सॉलिड स्टेट में है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, और सिल्वर क्लोराइड वो डाउनवर्ड जो तीर का निशान दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है रिएक्शन वो प्रिसिपिटेट हो रहा है, वो सिल्वर क्लोराइड वो जाकर के तले पे बैठ जाएगा और पानी भी रिलीज होगा H2O, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया कि वो निकलेगा या नीचे जाएगा। पानी तो पानी वो गैस के फॉर्म में अगर निकलना होता तो वहाँ पर भी लिखा होता। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ तीर का निशान दिया गया है, इसका मतलब है ये कि गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होकर निकल जाएगा। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूटेड कहने का मतलब होता है ज़्यादा पानी मिला हुआ ना, जैसे यहाँ पे एक जिंक सॉलिड फॉर्म में है, वो तो उसका फिजिकल स्टेट बता रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है लेकिन डाइल्यूटेड है, मतलब कि एक्वस फॉर्म में है उसमें भी डाइल्यूटेड कहने का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है। आगे जा करके ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड, यानी जिंक जो है उसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है, और क्लोरीन को अपने पास ले लेता है, H2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है और जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रह जाते हैं बाकी। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में है कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लिया गया है HNO3, 4 मॉलिक्यूल लिए गए हैं उसके, और CONC डॉट डाल करके, इसका मतलब है कि ये कंसनट्रेटेड है, मतलब एक्वस है, AQ लिखा हुआ है, पानी मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो अमाउंट है नाइट्रिक एसिड का वो बहुत ज़्यादा है। तो और फिर ये जा करके जब ये रिएक्शन होता है तो कॉपर कॉपर डाइनाइट्राइड बन जाता है और ये एक्वस होता है, और वाटर निकलता है यहाँ पर रिएक्शन में, पानी लिक्विड फॉर्म में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल इसका, वो गैस के फॉर्म में। उसके बाद रिएक्शन कंडीशंस भी कुछ अप्लाई होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, प्रेशर एक पार्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, कुछ कैटलिस्ट होना चाहिए, यानी किसी काम को बढ़ावा देने वाली जो चीज़ होती है, कोई 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 केमिकल हो सकता है कुछ भी, तो वो जो है बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जिस तरह से एंजाइम्स हमारे बॉडी में काम किस तरह से करते हैं खाना पचाने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, और अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा करके मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, ये जो लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे, ये जो है जहरीला, जो है बहुत जहरीला होता है मिथेनॉल, एक होता है इथेनॉल इथाइल अल्कोहल जो कि शराब जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इथेनॉल इथाइल अल्कोहल है। ये इस रिएक्शन को होने के लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिथाइल अल्कोहल के बारे में मैं एक बात बताना ज़रूरी यहाँ पे समझता हूँ कि ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो गई, तो यही मिथाइल अल्कोहल है। वो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसी तरीके से, किसी वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से, मतलब जो एनवायरनमेंट की वजह से, बाद में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें ये मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये ज़हरीला होता है। और जो इंसान वो जहरीली शराब को पीता है, सबसे पहले उसका ऑप्टिक नर्व जो होता है, जो हमारे आँख को ब्रेन से जोड़ता है, सबसे पहले वो बर्स्ट करता है, फटता है, और वो इंसान सबसे पहले अंधा होता है। उसके बाद जा कर के धीरे धीरे उसके जहर का असर होकर के वो मर जाता है। उसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, आपका सबसे अच्छा और प्यारा रिएक्शन, इसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल एक्वस और पानी, जब वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यानी यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल कंपलसरी है, तभी जा कर के ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में बनता है, और ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में वहाँ से निकलता है, और पानी जो है लिक्विड फॉर्म में, पानी पहले लिक्विड फॉर्म में सरफेस तक आएगा, पत्ती के सरफेस तक, उसके बाद जा कर के वहाँ से स्टोमाटा के थ्रू गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है।
और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, बहुत भयंकर एग्जाम्पल मतलब इसको मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले कभी देखे नहीं होंगे। देखिए नाइट्रोजन है N2, कभी भी मैंने पहले भी बताया कि N2 जो है नाइट्रोजन जो है 2 एटम के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए H2 के फॉर्म में है, 3 मॉलिक्यूल लिया गया है गैस के फॉर्म में। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए और अमोनिया बनाने के लिए इसमें एक कैटलिस्ट या किसी एक को ले सकते हैं, आयरन या मोलिब्डेनम, दोनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी। और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों देखिए 723 से लेकर के 773 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए और 200 बार प्रेशर होना चाहिए। तो टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करना जानते ही होंगे केल्विन से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं पेज 5 पे, तो चलते हैं अब पेज 6 पे, जो कि आज का आई थिंक लास्ट तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, और भी चीज़ें हैं। हम देखिए हीट चेंजेस भी आते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान, हीट में चेंजिंग आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े ना, अभी पता है ना, 4-5 स्टेप्स तो मैंने बताए, 5 स्टेप इसमें टेम्परेचर चेंज भी है। तो देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और अगर पहला वाला एग्जाम्पल देखिए जिसमें अगर रिएक्टेंट साइड में एनर्जी को नहीं दिखाया जाए, 1 किलो जूल जो है एनर्जी दिखाया जा रहा है, हीट दिखाया जा रहा है, अगर प्रोडक्ट साइड में दिखाया जाए तो इसका मतलब समझिए कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पर बना है, तो साथ में 393.5 किलो जूल एनर्जी निकला है, और इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है N2 गैस, जब O2 गैस से रिएक्ट करता है नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से, उस रिएक्शन को करवाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए प्लस में 180.7 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी उनको बाहर से देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर क्या है, मतलब वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो डबल हेडेड जो है एरो दिखाते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, यानी कि यहाँ पर N2O4 जो है वो नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी बन सकता है और वापस वो N2O4 में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद स्पीड ऑफ द रिएक्शन, फास्ट है स्लो है वो सब दिखा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है एक्वस फॉर्म में, और गैस H2 गैस रिलीज़ कर देता है और ये रिएक्शन फास्ट होता है। अब देखिए बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, क्या महत्व है। तो और यहाँ पे देखिए एक्चुअली बात है, यहाँ पे क्वालिटेटिवली और क्वांटिटिवली क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी भी केमिकल इक्वेशन से, तो पढ़ते हैं। क्वालिटेटिवली केमिकल इक्वेशन टेल्स अबाउट द नेम्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर क्वालिटेटिवली बात करेंगे क्या क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी की वो केमिकल है, किस कैटेगरी में आता है, उसका नाम वहाँ से पता चलेगा। और क्वांटिटिवली अगर बात करें तो इक्वेशन हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि वो किस फॉर्म में है, यानी कि पहला वाला अगर पॉइंट देखें तो रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, कितना मॉलिक्यूल है या एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में कितना है। 1 मोल बराबर आप लोग जानते होंगे, अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना मुझे अगले वीडियो में बताना पड़ेगा। आप अगर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मोल किसको कहते हैं, किसके नाम पे दिया गया, उनका पूरा नाम क्या है, ये सब चीज़ अगर आप बता सकते हैं तो बताएं। उसके बाद है तीसरा है द रिलेटिव अमाउंट बाय वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब कि हम लोग रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वेट के टर्म में भी दिखा सकते हैं। चौथा है इसमें वॉल्यूम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया गया, कैल्शियम क्लोराइड बना एक्वस फॉर्म में, H2O गैस, H2O लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला था क्या हमारा, हम इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ताकि वो बना सके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सके। ये हो गया क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। और क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं, यानी कि वो उससे नाम पता चल गया क्या चीज़ बन रहा है, और क्वांटिटिव में हम लोग देखेंगे कि क्या क्वांटिटी आ रही है। जब एक मॉलिक्यूल का कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए जब एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ रिएक्शन देखिए, तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड, एक मॉलिक्यूल H2O और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का देता है। दूसरा बोलता है अब ये टर्म किस टर्म में है, मोल के टर्म में है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 मोल, जैसे देखिए अगर ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले 2 जो लिखा हुआ है, असल में वो मॉलिक्यूल भी बताता है और मोल नंबर भी बताता है कितना मोल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के पीछे ऐसा कोई नंबर भी नहीं, एक छिपा रहता है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो बना सके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल H2O और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया मोल के टर्म में। और तीसरा है ग्राम के टर्म में। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें, अगर आपको पता होगा एटॉमिक मास, अगर आपने नहीं याद किया तो याद कर ले जा करके। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, तो प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो 12 जोड़ दिया वहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात की गई है। ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। और इन सब को अगर, और चूँकि 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जोड़ने के बाद सबको 100 ग्राम आता है। मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखिए इसमें जो है आपको पता ही होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है 35.5 होता है। चूँकि 2 मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कॉमनली लिया गया है, दोनों के लिए 2 ले लिया गया है। और इक्वल करके देखेंगे जब, तो ये 73 ग्राम बराबर आता है। मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ताकि वो बना सके 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम पानी का और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जाकर के इसमें जो आखिरी चीज़ है इस वाले टॉपिक में, वो जाकर के हमको पेज नंबर 7 पे मिलेगा। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, माफ़ी चाहूँगा मैं। हालांकि ये ऑफलाइन सेव्ड है, हाँ यहाँ है, सॉरी तो यहाँ पे जो बात हो रही है, अब देखिए यहाँ पे चूँकि वॉल्यूम के बारे में बात हुई थी कि वॉल्यूम के टर्म में भी दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं वापस पीछे वाले पेज में जा रहा हूँ और वॉल्यूम के टर्म में आपको समझाऊँगा। वापस पीछे वाले पेज में जा रहा हूँ और उस रिएक्शन को दिखा करके वॉल्यूम के टर्म में समझाऊँगा आपको। जैसे देखिए 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 मोल है, तो मतलब 22.4 लीटर है। वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कि 44.8 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनाने के लिए, ताकि वो 22.4 लीटर कैल्शियम क्लोराइड बना सके, 22.4 यानी 1 मोल H2O बना सके, 22.4 लीटर H2O बना सके। और कहने का मतलब ये है कि ये हो सकता है गैस के फॉर्म में निकल जाए इस तरह से कि पूरे में फैल जाए, उतना ज़्यादा वो होगा, उतना ज़्यादा लीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, तो वहाँ पर वो मोल के टर्म में हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में कि 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं केमिकल रिएक्शन के, वो पेज 7 पे ही हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, जो कंसंट्रेशन है, केमिकल इक्वेशन जो हम लोग दिखाते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का, वो उसका कंसंट्रेशन पता नहीं चल पाता है। ये इस केमिकल इक्वेशन का क्या लिमिटेशन है। टाइम कितना लगा कंप्लीट होने में किसी केमिकल चेंज को, वो भी पता नहीं चलता एग्जैक्ट टाइम कितना लगा। कोई रिएक्शन, तीसरा पॉइंट इसमें, कोई रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं, फिजिबल है या नहीं है, वो भी नहीं पता चल पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि कॉपर जब रिएक्ट करता है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में और H2 गैस रिलीज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉपर जो है हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ये रिएक्शन होता ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बट एक्चुअली इट इज डज नॉट अकर। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई कहीं पे कुछ कमी लगे तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। और अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, इंशाल्लाह वहाँ पे बात करते हैं। अब कोई पेज तो नहीं बाकी रह गया। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.